हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन टेक्निकल कम्युनिकेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने टेक्निकल प्रपोजल के बारे में पढ़ा था कि टेक्निकल प्रपोजल क्या होते हैं और उनके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम उसी को स्ट्रक्चर को हम टेक्निकल प्रपोजल के स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल प्रपोजल को हम इसमें खत्म करने वाले हैं। ठीक है। सो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि व्हाट आर टेक्निकल प्रपोजल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल, है ना, क्या क्या चीज़ें हम मुझे दिमाग में रखनी चाहिए, और थोड़ा सा हमने इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया। तो इसी के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें टेक्निकल प्रपोजल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। राइट। सो बेसिकली स्ट्रक्चर का ही अगला पार्ट है टेक्निकल प्रपोजल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज रिसर्च। ठीक है। हमें स्ट्रक्चर के अंदर ये भी लिखना है कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रपोज रिसर्च। जो भी हमारी रिसर्च है उसका डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम मेथड और मेथड को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि वो जितना डिटेल्ड हो सके। ओके। आपका जो प्रपोज्ड वर्क है और उसका जो शेड्यूल है वो एकदम डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपको कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए कितना फंड चाहिए, वो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। सो यू हैव टू बी एज डिटेल्ड एज पॉसिबल अबाउट द शेड्यूल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। तो जो भी आपका प्रपोज्ड वर्क है उसके शेड्यूल के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, be specific about the means of evaluating the data or the conclusions। ठीक है। तो आपने डेटा कहाँ से लिया है और कंक्लूजन किस तरीके से ड्रॉ किए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है और किस तरीके से आपने उस डेटा को इवेल्युएट किया है, कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक से आपने उस डेटा को इवेल्युएट किया है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताना है। ठीक है ना। सो बी स्पेसिफिक अबाउट द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग द डेटा और द conclusions। So be specific about the means of evaluating the data and conclusions। Be certain that the connection between the research objectives and research method is evident। देखो, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है और आपके जो रिसर्च मेथड है वो आपस में एक तालमेल बनाए हुए हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिव तो कुछ सोचा था लेकिन जो उसके रिसर्च मेथड्स है वो एकदम बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिसर्च मेथड और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों को के बराबर में सामंजस्य आपको बना के रखना है। यानी कि बी सर्टन दैट द कनेक्शन बिटवीन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च मेथड इज एविडेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टेक्निकल प्रपोजल कुड बी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं। बेसिकली जनरली दिस सेक्शन डिटेल्स द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड इफ पॉसिबल शोज व्हाई द स्पॉन्सर शुड सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी एंड दिस इन्वेस्टिगेटर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली चाहे तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया हो, चाहे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हो, या लोगों की वर्क करने की वहाँ पे कैपेबिलिटी हो। ठीक है। तो उसके बिना पे ही जो स्पॉन्सर रहेगा वो पैसे देने को तैयार होगा कि इस प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में इनफ रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ओके। सो जनरली दिस सेक्शन डिटेल्स द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड इफ पॉसिबल शोज व्हाई द स्पॉन्सर शुड सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्पॉन्सर को उस यूनिवर्सिटी को क्यों फंड करना चाहिए वो यहाँ पे मेरा क्लियरली आएगा। एंड दिस इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्टिकुलर रिसर्च। Next, the institutions demonstrated skills in the related research area। तो जिस भी रिसर्च एरिया में वो अपना प्रपोजल दे रहे हैं, जिसके लिए आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसमें उनका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है पहले, वो भी यहाँ पे हमें लिखना है। ओके। क्या क्या स्किल्स हैं उनके पास में उस रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए, दैट यू हैव टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिसर्च। Its abundance of experts in related areas may indirectly benefit the project। ठीक है। देखो,
एक तो हो गया डायरेक्टली हमें जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट हुआ जैसे कि फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल कोई भी टेक्निकल प्रोजेक्ट है उसमें फाइनेंशियली आपने कैसे उस एरिया के बारे में सोचा कि इस टेक्निकल प्रोजेक्ट को मैं फाइनेंशियली कैसे वायबल बना सकता हूँ या स्टेबल बना सकता हूँ। सो बेसिकली जो रिलेटेड रिसर्च होती हैं, ठीक है, उस एक रिसर्च टॉपिक के चारों तरफ कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, तो उस सवाल में काफ़ी सारी ब्रांचेस इंक्लूड हो सकती हैं। तो वो रिलेटेड रिसर्च के बारे में भी आपके पास में एक्सपर्ट्स है या नहीं है, वो भी इस तरीके से आप इसमें यहाँ पे बता सकते हो कि आपके पास में इनफ एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि इस रिसर्च प्रॉब्लम को चारों तरफ से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और सही तरीके से मुझे आउटपुट निकाल के दे सकते हैं। तभी हमारा जो स्पॉन्सर है वो ज़्यादा इच्छुक रहेगा कि हमें वो फंड स्पॉन्सर करे। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स सपोर्टिव सर्विसेज दैट विल डायरेक्टली बेनिफिट द प्रोजेक्ट। तो अपने जो सपोर्टिव सर्विसेज आपके पास में, आपके इंस्टीट्यूशन के पास में अवेलेबल हैं जो कि प्रोजेक्ट को डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, वो भी हमें यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट, एंड द इंस्टीट्यूशंस यूनिक और अनयूजुअल रिसर्च फैसिलिटीज और रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा है कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो सारे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। तो हमें रेफरेंसेस में क्या क्या लिखना चाहिए। The main consideration is consistency. Whatever the style is chosen should be followed carefully throughout the proposal. देखो, मेन यहाँ पे देखना है कि आपने जो रेफरेंस का फॉर्मेट फॉलो किया है वो पूरे उसमें फॉलो करो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्टाइल चाहे कैसा भी चूज किया हो आपने। पर्सनल में बात करेंगे तो पर्सनल, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये बायोग्राफिकल डेटा देता है, ठीक है, कि कौन कौन से लोग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और कौन कौन मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं उस प्रोजेक्ट के, उसके बारे में बायोडेटा देता है एक तरीके से। तो इट इज अ बायोग्राफिकल डेटा शीट्स फॉर ईच ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, द एक्सप्लेनेशन शुड स्पेसिफाई हाउ मेनी persons at what percentage of time and in what academic categories will be participating in the project. So basically यहाँ पे हमको ये एक्सप्लेन करना है कि कितने लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम वो अपना वहां पे डिवोट करने वाले हैं और कौन कौन सी उनकी डिफरेंट एकेडमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन शुड स्पेसिफाई हाउ मेनी पर्सन्स एट व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम एंड इन व्हाट एकेडमिक कैटेगरीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if the program is complex and involves people from other departments or colleges, make clear the organization of the staff and lines of the responsibility. देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिनरी है, सपोज करो आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सा स्टाफ यूज़ किया है और उनकी लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एनी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पेड और अनपेड। कोई भी स्टूडेंट है जिसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, पेड हो चाहे अनपेड हो, ठीक है, दैट शुड बी मेंशन्ड एंड द नेचर ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट प्रपोज कंट्रीब्यूशन डिटेल्ड। यानी कि जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, देखो आप किसी को भी ले रहे हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो जिसको आप पे भी कर रहे हो या ना भी पे कर रहे हो, तो आपको उसका मेंशन करना है और उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है उस प्रोजेक्ट में हमें क्लियरली बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन मस्ट बी हायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट से सो एंड एक्सप्लेन व्हाई अनलेस द नीड फॉर पर्सन नॉट ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द यूनिवर्सिटी इज सेल्फ एविडेंट। देखो, इसमें बेसिकली हमें पर्सनल में ये भी बताना जरूरी है कि आपने अगर बाहर से आपको लगता है कि आपको बाहर से हायरिंग की जरूरत है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्या यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या रीज़न है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि इफ एनी पर्सन मस्ट बी हायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट से सो एंड एक्सप्लेन व्हाई अनलेस द नीड ऑफ फॉर द पर्सन नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी इज सेल्फ एविडेंट, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बजट, ठीक है। तो बजट में बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि स्पॉन्सर कस्टमरली specify how budget should be presented and what costs are available, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंट कंपनीज और स्पॉन्सर्स होते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताते हैं कि बजट का आपको किस तरीके से
क्या क्या बजट उनके पास में अवेलेबल है और वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर का फॉर्मेट बना के देते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नाम से कि अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बजट लेज आउट द कॉस्ट, तो बेसिकली उसमें हम कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं दैट मे बी मेट बाय द फंडिंग सोर्स इंक्लूडिंग पर्सनल, नॉन पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो सारे तरह के जो एक्सपेंसेस है वो इसमें इंक्लूड होंगे, जो कि पर्सनल भी हो सकता है, नॉन पर्सनल भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है और ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। द बजट ऑल्सो स्पेसिफाइज आइटम्स पेड फॉर by other funding sources includes explanation for requested expenses। ओके, सो ये तो था हमारा टेक्निकल प्रपोजल का पूरा स्ट्रक्चर। क्या क्या टेक्निकल प्रपोजल में चीजें अवेलेबल रहती हैं ये हमने इस लेक्चर में देख लिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम बस स्टॉप करता हूं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि टेक्निकल आर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज अ टेक्निकल आर्टिकल, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स, और फिर उनका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।